IVM। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, वैसे हम लोगों ने 1991 आर्थिक सुधारों पे कई चर्चाएं की है। और हम लोगों ने अक्सर ये सवाल भी पूछा है कि सरकार की नीतियों में बदलाव कब आता है और क्यों आता है, कैसे आता है। इन सब सवालों पे चर्चा तो की है, लेकिन इन सब चर्चाओं में हम लोगों ने किसी राजनीतिज्ञ से तो बातें ही नहीं की कि एक्चुअली अंदर सरकार के कैसे होते हैं ये सब चीजें। हाँ, और वो भी जिसने आंखों देखा हाल देखा हो। हाँ। हाँ, तो क्यों न कुछ उस त्रुटि को इस बार ठीक करते हैं और किसी ऐसे ही व्यक्ति से बात करते हैं जिन्होंने 1991 रिफॉर्म्स को बड़े नजदीकी तौर पर देखा है। तो इस बार पुलियाबाजी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक, और हमारे राज्य कर्नाटका के राज्यसभा में प्रतिनिधि जयराम रमेश। तो स्वागत है आपका, जयराम जी। नमस्कार। और इस बार हम लोग वैसे तो जयराम जी से हम लोग कई विषयों पर घंटों बातें कर सकते हैं, पर्यावरण से लेके इतिहास तक और अर्थशास्त्र से लेके सैनिटेशन तक। लेकिन इस बार हम लोग बात करेंगे उनकी 2015 में लिखी हुई किताब टू द ब्रिंक एंड बैक, इंडियाज 1991 स्टोरी पर। और उन्होंने इस 1991 रिफॉर्म्स में उनके क्या एक्सपीरियंस रहे थे, उन्होंने क्या नोट्स लिखे थे, ये सब इस किताबों में उसका वर्णन किया है। तो उसी के ऊपर आज की पुलियाबाजी। और इसका बैकड्रॉप यही है कि 30 साल हुए हैं 1991 आर्थिक सुधारों को, और हम लोगों ने 2-3 एपिसोड उस पर ऑलरेडी किए थे। तो उसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं इस एपिसोड में। तो सबसे पहले जयराम जी, हम यही जानना चाहेंगे, हमारे तो बहुत सारे श्रोता 25 साल की उम्र से कम के ही हैं, तो उन्होंने तो 1992 के पहले का भारत देखा भी नहीं होगा। तो आपके नजरिए से क्या आप बता सकते हैं उस समय के आर्थिक हालात कैसे थे भारत में? ये आपने पहले सवाल ये उठाया था कि परिवर्तन कब आता है, हम्म। और इसी सवाल पर आप चर्चा करते हैं। और मैं एक शब्द में कह दूं, जब किसी खास तौर से हमारे देश में जब अभूतपूर्व संकट पैदा होता है, हम्म। तब मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई, हम्म। और हरित क्रांति की पृष्ठभूमि भी एक अभूतपूर्व संकट था। और इसी नजरिए से अगर आप 1991 के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को देखेंगे, तो अभूतपूर्व संकट जो पैदा हुआ था 1990 करीब अगस्त या सितंबर के महीने में, और 8 महीने तक देश के हमारे जो इकोनॉमी है उस पर जो गहरा चोट पहुंचा, और जो कहते हैं लोग दिवाला हो गए, भारत दिवाला हो गया। हम्म। और इस संकट के वजह से ये आर्थिक कार्यक्रम सुधार करना पड़ा। तो मजबूरी है। ऐसा देखा जाए तो कहा जा सकता है कि शुरुआत मजबूरी से हुई, पर कोई भी चीज 3-4 साल तक बरकरार नहीं रखा जा सकता सिर्फ मजबूरी से। और मजबूरी, जो हालात थे, मजबूरी से बहुत कुछ करना पड़ा, पर उसकी सफलता देखने को मिली, उसका सकारात्मक असर हुआ, और उससे हौसला बढ़ा। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सरकार का हौसला बढ़ा, और वो विश्वास के साथ उस आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे ले चले। तो संक्षिप्त में, आर्थिक सुधार मजबूरी से पैदा हुआ, पर विश्वास के साथ आगे ले चला। जयराम जी, हमने पुराने एपिसोड्स में थोड़ा सा इस तरह की भी डिस्कशन करी, और मेरे लिए तो थोड़ी नई थी। आप उस चीज को बेहतर भी जानते होंगे कि उस समय काफी कुछ एक साथ हुआ, लेकिन पृष्ठभूमि बहुत सालों से चल रही थी। और जिसको कहते हैं, एटलीस्ट मेरी जैसे समझ में आई कि बदलाव जो है वो होता है धीरे धीरे और फिर अचानक। तो धीरे धीरे हो रहा था, और बहुत समय से हो रहा था, और फिर 1980 के हाँ। दशक में 1980 के दशक में बदलाव तो देखने को मिल रहा था, पर जो संस्कृत में कहा जाता है शनै ही शनै ही। संस्कृत के, जब आप संस्कृत पढ़ते हैं चौथी या 5वीं कक्षा में, आपको कहा जाता है गजः
शनै ही चलती, यानी कि हाथी धीरे धीरे चलता है। चलता है। हाँ, तो भारत भी एक हाथी है, हाँ, धीरे धीरे हम चलते हैं, पर जब चलते हैं विश्वास के साथ चलते हैं। तो 1980 के दशक में ये जो हाथी था, धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा था, परिवर्तन हुआ। पहले आपको देखा जाए तो सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे अगर अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, इकोनॉमी के नजरिए से देखा जाए, तो 1983 में दिसंबर के महीने में मारुति गाड़ी, पहला मारुति गाड़ी निकला, और उस मारुति कार से जो कंज्यूमर रेवोल्यूशन उससे उत्पन्न हुआ, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर उसका असर हुआ, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर असर हुआ, कंज्यूमर उपभोक्ताओं पर उसका असर हुआ। तो ये बात सही है कि 1980 के दशक में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, औद्योगिक नीति में, वित्तीय नीति में, आयात और निर्यात के नीतियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा था। पर इसको मैं कहूँगा, हमारे जो आयुष के डॉक्टर हैं बुरा ना माने, इसको मैं कहूँगा होम्योपैथिक लिबरलाइजेशन, यानी एक डोज यहाँ, एक डोज वहाँ, तीसरा डोज वहाँ, छोटे छोटे गोली देना। तो ये होम्योपैथिक लिबरलाइजेशन था, सर्जरी नहीं था। जो सर्जरी करना था वो 1991 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, तभी वो सर्जरी का वक्त आ गया था। तब होम्योपैथी पर्याप्त नहीं था, तो होम्योपैथी का वक्त गुजर चुका था। तो इसी से जुड़ा ये मुद्दे पे आने से पहले एक डाइग्रेशन मैं चाहूंगा करना। उस समय जयराम रमेश जी, आप सरकार में ओएसडी बनकर आए थे थोड़े समय के लिए, तो ये भी मुझे लगा एक वो जो आपका एक पर्सनल जो एंगल भी है, जैसे आप लोग काफी बोलते हैं लैटरल एंट्री, बाहर से टैलेंट नहीं आता है सरकारों में वगैरह, आप तो बिल्कुल राजनीतिक ना परिवार से थे ना उस बैकग्राउंड से थे। मैं तो सरकार में मैं भर्ती हुआ था जब ये होम्योपैथिक लिबरलाइजेशन चल रहा था, तब से आप आए थोड़े। हाँ, 1983 से मैं ये होम्योपैथिक लिबरलाइजेशन का एक अंग रह चुका हूँ। मेरे उद्योग मंत्रालय में, बाद में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन में, पर 1991 में मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था। और जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय तो लेकिन ये कैसे हुआ, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट तो नहीं थे, आप आईएएस के थ्रू भी नहीं आए, लेकिन तो आप पॉलिसी वर्ल्ड में थे। मेरी शुरुआत ऐसा देखा जाए 1980 में हुआ। अलग अलग मंत्रालयों में मैंने काम की, खास तौर से ऊर्जा से संबंधित मामलों में, पेट्रोलियम, कोयला, इन मामलों में मेरी शुरुआत हुई। बाद में उद्योग मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइजर बना, बाद में प्लानिंग कमीशन में, जब मनमोहन सिंह जी उस योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया प्लानिंग कमीशन में आने का। अच्छा। तो मैं सरकार का एक अंग था 1990 तक। 1991 में मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। तो मैंने दोनों उदारीकरण के दोनों चेहरे देखे, होम्योपैथिक चेहरा भी देखा है, एलोपैथिक चेहरा भी देखा है, और दोनों में मेरा थोड़ा योगदान रहा है। पर ये बात सही है कि लंबा पृष्ठभूमि है और परिवर्तन हल्के हल्के से आ रहा था, देखने को मिल रहा था। मैंने आपको मिसाल दिया मारुति का, बहुत बड़ा क्रांति था वो, कंज्यूमर रेवोल्यूशन था। पर एकदम माने एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जाए उद्योग के नीति में, मुद्रा के नीति में, वित्त के नीति में, आयात और निर्यात के नीति में, अगर देखा जाए ये जून जुलाई 1991 के साल में हुआ था। और ये जुगलबंदी जो थी, नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी जुगलबंदी के नेतृत्व में ही हुआ था।
तो मैं सौरभ का ही सवाल थोड़ा और आगे लेना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे लैटरल एंट्री की, तो उस समय के दौर में जब मैं देखता हूँ कई लोग जैसे आप, फिर कई आप जैसे अर्थशास्त्री और भी अर्थशास्त्री जैसे राकेश मोहन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विजय केलकर वगैरह, ये लोग सरकार में उन पदों पर थे जहां पर आजकल सिर्फ आईएएस या आईएएस के लोग होते हैं। तो तब क्या हुआ ऐसा कि सरकार ने बाहर से एक्सपर्टीज लाई और अमल करना चाहा इन सब रिफॉर्म्स पे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हुआ होगा जरूर। देखिए, सबसे लेटरल एंट्री का सबसे बड़ा मिसाल तो मनमोहन सिंह जी खुद है, बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी खुद है। तो 70 में इकोनॉमिक एडवाइजर बनकर आए कॉमर्स मिनिस्ट्री में। तब आपने सही कहा, विजय केलकर थे, मोंटेक अहलूवालिया, शंकर आचार्य, अरविंद विरमानी, राकेश मोहन, मैं और कई लोग थे। तो तब एक जमाना ही अलग था। सरकार चाहती थी लोगों को बाहर लाने के लिए, और उन्होंने जगह बनाया। लोग सुनते थे हमें, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, लोगों ने विरोध भी किया, आईएएस लॉबी थी जिन्होंने विरोध किया, पर हम लोग भी उनके साथ जमते रहे और एक तालमेल बना रहा। तो हालात अलग थे, और खास तौर से मैं समझता हूँ राजनीतिक जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम तो था, वो बंद नहीं था, वो खुला हुआ सिस्टम था। अलग अलग जगहों से एडवाइस लेना, अलग अलग लोगों के साथ मशवरा करना। और मुझे आज भी याद है, मैं जब योजना आयोग में 1986 में मैं ओएसडी बनकर गया, तब मनमोहन सिंह जी ने मुझे बुलाया। मैं 32 साल का था, बिल्कुल 32 साल का था। और मुझे उन्होंने एक पद दिया जो करीब 40 या 45 साल में के लोगों को मिलता था। मुझे ही नहीं, राकेश मोहन थे, अरविंद विरमानी थे, बाद में प्रणब सेन आए, कई लोग थे। वो जमाना गया। वो जमाना आजकल वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और देखिए, अलग अलग विचार के लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के थे। कुछ लोग बाहर से आए थे, कुछ लोग वर्ल्ड बैंक से काम कर कर आए थे, कुछ लोग यहीं पड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है। तो एक ओपननेस था, खुलापन था, और एक चाहत थी सरकार में, सरकार के अफसरों में, मंत्रियों में, राजनीतिक नेताओं में, कि वो ये नौजवान लोगों को सुने, उनको मौका दें, नए नए आइडिया आए। जब मैंने पहली बार उदारीकरण और निजीकरण की बात उठाई 1986 में, जब मैं उद्योग मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइजर था, 85 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं। लोगों ने हंसी की, अरे ये क्या है, ये सब अमेरिकन आइडिया है, वर्ल्ड बैंक आइडिया है, हम ये भारत देश है, ये यहाँ नहीं चलेगा। पर 6 साल के अंदर वही जो मैं 1985 में कह रहा था, और मैं नहीं, मोंटेक अहलूवालिया भी कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे, मैं अकेला नहीं था। तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई सुन नहीं रहा है। सुनने को तैयार थे, हम लोग लिखते थे, बोलते थे। कभी कभी लोग हमारी आलोचना करते थे, कभी कभी ठोका जाता था, भाई ज्यादा मत बोला करो। पर ठीक, सब लोग, ऐसा एक माहौल था, अलग सा माहौल। और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को बाहर करके किनारे कर दिया कि ये ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था। और सब लोग हम लोग एक साथ काम करते थे, और हमारे इसे कहता है ना, एक नेटवर्क बन गया था। वही तो, शायद अर्थव्यवस्था बंद थी लेकिन सबके दिमाग बंद नहीं थे। सब लोगों ने, सरकार ने सब लोगों को आमंत्रण दिया था और विचार भी सुन रही थी। तो ये तो जान के बहुत सही लगा। लेकिन अब मैं फिर से एक सवाल पे जाना चाहता हूँ जहां पर हमने शुरुआत की। आपने कहा अभूतपूर्व संकट जब होता है तब बदलाव आता है, लेकिन किस संकट को अभूतपूर्व कह सकते हैं? क्योंकि अब जैसे हम लोग कहें 1966 में जो डिवैल्यूएशन हुआ था, तब भी हालात खराब थे। फिर कई बार ऐसे मौके आए जब ऐसा लग रहा था कि ये संकट काफी बड़ा है,
पर तब क्यों बदलाव नहीं आया? तो आर्थिक सुधार 1992 में ही क्यों आए और उससे पहले जब मौके आए तब क्यों नहीं आए? 1966 में भी आया था, जब डिवैल्यूएशन हुआ था जून के महीने में 1966 में, तब भी डी कंट्रोल की बात हुई, उदारीकरण की बात हो रही थी, आर्थिक सुधार की बात हुई। पर एक साल के अंदर देश के राजनीति में बहुत बड़ा धक्का हुआ। आपको याद होगा 19 फरवरी 1967 के चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से उसका बहुमत घटा, हारी नहीं, हालांकि कांग्रेस सत्ता में ही रही, पर तब एक राजनीतिक ये लोग ये मानने लगे कि डिवैल्यूएशन से राजनीतिक जो हानि पहुंची है कांग्रेस पार्टी को, वो बहुत बड़ा गहरा है, बहुत बड़ा गहरा चोट है। और जो हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमें समर्थन मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, क्योंकि वियतनाम का युद्ध के बारे में, वियतनाम पर हमारा रवैया अलग रहा, हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये तो इतिहास है। तो 1900 अगर आप देखें 1966 में भी जब डिवैल्यूएशन हुआ था, तब भी ये कल्पना की गई थी कि उदारीकरण होगा, लिबरलाइजेशन होगा, डी कंट्रोल होगा, पर 1-2 साल के अंदर वो रास्ता बदल गया। राजनीतिक हालात बदले, आर्थिक हालात भी बदले, और तब प्राथमिकता 1966 में प्राथमिकता उद्योग पर नहीं था, कृषि पर था। क्योंकि हम चाहते थे कि हम गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर बने। आजकल प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर कहते हैं, भजन मंडली चली है आत्मनिर्भरता की, पर 1966 में भी गेहूं और चावल के संदर्भ में आत्मनिर्भरता का ऐलान प्रधानमंत्री ने दी। पहले लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान, और उसको आगे ले चली इंदिरा गांधी। तो प्राथमिकता तब एग्रीकल्चर पर था, सेल्फ सफिशिएंसी, क्योंकि हम अमेरिका से गेहूं खरीद रहे थे, खरीद नहीं रहे थे, गेहूं से हमें दान मिल रहा था, और बर्मा जैसे देशों से हमें चावल मिल रहा था, और हम चाहते थे कि हम इससे हमें छुटकारा मिले। तो इस हालात में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और अगले 5-6 सालों में हम आत्मनिर्भर बने। पर 1991 में अगर आप देखें, आपने कहा ये अभूतपूर्व संकट क्यों था, तो जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा प्रधानमंत्री बने 21 जून 1991 को, तब हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार अगर आप देखें सिर्फ 90 करोड़ डॉलर था, 900 मिलियन डॉलर, 90 करोड़ डॉलर, यानी कि सिर्फ 5 दिन के आयात के लिए पर्याप्त था। 5 दिन के लिए, छठे दिन को हमें घोषणा करने पड़ती रहेगी कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हम बैंकरप्ट हो गए, हम दिवाला हो गया है, और इसका असर बहुत बुरा होता। हमें कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था से समर्थन नहीं मिल रहा था। इन्फ्लेशन अगर आप देखें 15-16% चल रहा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा का भंडार इतना घट गया था कि सिर्फ 5 दिन के आयात के लिए पर्याप्त था। आज जब हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो करीब 18 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है, कहाँ 5 दिन और कहाँ 18 महीने। तो हम लंबा सफर हुआ है पिछले 30 सालों में। पर अगर आप उन दिनों की कल्पना करें, हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, एक साल में 3 प्रधानमंत्री बने, पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, बाद में चंद्रशेखर जी बने, बाद में नरसिम्हा जी आए। अल्पसंख्यक सरकार थी, बहुमत नहीं थी कांग्रेस पार्टी को। 1991 के चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला, सिर्फ 225 सीटें मिली, पर उसके बावजूद सरकार बनी,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। मंडल कमीशन, आपको याद होगा, मंडल आयोग, आरक्षण, ओबीसी के मुद्दे पर खास तौर से उत्तर भारत में बड़े दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी, नौजवान अपने आप को जला रहे थे। राजीव गोस्वामी नामक एक नौजवान था जो उन्होंने खुद को जला दिया। और तेल का जो मूल्य था, गल्फ वॉर 1990 जून या अगस्त में गल्फ वॉर जब इराक ने कुवैत पर हमला की, तो उसका जो नतीजा हुआ, तेल का भाव जो है 3 गुना बढ़ा और हमें करीब 2 लाख भारतवासियों को कुवैत से वापस लाना पड़ा। हमारे आयात का बिल जो है बहुत बड़ा और निर्यात में एक रुकावट आई। तो इन 6-7 महीने में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक डिसलोकेशन, तीनों का जो नतीजा था, कंबाइंड नतीजा था, सामूहिक नतीजा था, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास भारत में बहुत गिर चुका था। हमें कोई लोन देने को नहीं तैयार था, हमारे निर्यात बढ़ नहीं रहे थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 5 दिन के आयात के लिए पर्याप्त था। और इन हालात में नरसिम्हा राव जी और प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने। उसके बाद में तो आप नतीजा देखे हैं, द रेस्ट इज हिस्ट्री कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उसी दिन से शुरुआत हुई और उदारीकरण, मैं उसको निजीकरण नहीं कहूंगा, उदारीकरण कहूंगा। विश्वकरण जरूर है, क्योंकि जो निर्यात और आयात पर नीति में जो बदलाव लाया गया वो ग्लोबलाइजेशन के नजरिए से ही लाया गया, और लिबरलाइजेशन जरूर होगा, खास तौर से उद्योग के लिए। बिल्कुल। तो हाँ, 1966 में एग्रीकल्चर की प्राथमिकता थी, 1991 में इंडस्ट्री और ट्रेड की प्राथमिकता थी। बिल्कुल, ये अब समझ में आया। तो अब उसी आगे बढ़ते हैं उसी कहानी पर कि जैसे आपने कहा मनमोहन सिंह जी नियुक्त किए गए फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर, तो यह पद प्रधानमंत्री के बाद हमारी समझ में सरकार के बाहर से कि फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है, ऐसा हमें लगता है। तो प्रधानमंत्री ने कैसे गैर राजनीतिज्ञ को नियुक्त कर लिया? तब तो बहुत प्रेशर होगा फिर भी कि क्यों कोई राजनीतिज्ञ को ही बनना चाहिए। तो तब क्या माहौल था राजनीतिक स्तर पर इस बात पर? और नरसिम्हा राव जी को दिमाग में, और नरसिम्हा राव जी को क्या दिमाग में ऐसा था क्या कि मुझे मनमोहन सिंह जी को लाना है क्योंकि मैं इस तरीके की पॉलिसी लाना चाहता हूं, या वो बाद में पहले इंसान आया फिर पॉलिसी आई? नरसिम्हा राव जी के मन को पढ़ने वाला मैंने कभी किसी व्यक्ति को अभी तक जाना नहीं। अच्छा। तो नरसिम्हा राव जी अपने मन में खुद के साथ चेस खेला करते थे। अच्छा। कभी मुझे ऐसा लगता था कि नरसिम्हा राव जी खुद अपने मन को जानते नहीं थे और जानने का प्रयास हमेशा करते थे। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि प्रणब मुखर्जी बनेंगे, और प्रणब मुखर्जी खुद सोच रहे थे कि वो बनेंगे क्योंकि वो पहले वित्त मंत्री रह चुके थे। और कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि प्रणब मुखर्जी बनेंगे। पर बाद में, जैसा कि मैंने अपने किताब द ब्रिंक एंड बैंक जो जिसका आपने जिक्र किया, उसमें मैंने लिखा है प्रधानमंत्री ने 2 व्यक्तियों के बारे में सोचा वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपने के लिए। एक बड़े विख्यात अर्थशास्त्री आईजी पटेल थे। वो आईजी पटेल हमारे सिस्टम के पहले लेटरल एंट्रेंट थे। अच्छा। उनका लेटरल एंट्री 1953 में हुआ था। अगर मनमोहन सिंह का लेटरल एंट्री 1970 में हुआ, आईजी पटेल का 1953 या 54 में हुआ था। और वो गवर्नर रिजर्व बैंक रह चुके थे, वित्त सचिव रह चुके थे, बड़े लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर भी रहे थे। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं आने को तैयार नहीं हूँ। कुछ स्वास्थ्य उनका नाजुक था तो उन्होंने नहीं स्वीकारा।
तब नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह जी को कहा कि आप वित्त मंत्री बनिए। नरसिम्हा राव जी के एक सलाहकार थे तब, पीसी अलेक्जेंडर, जो बाद में राज्यपाल बने महाराष्ट्र के। तमिलनाडु के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल बने, बाद में राज्यसभा के सदस्य भी बने, बड़े वरिष्ठ सिविल सर्वेंट थे, इंदिरा गांधी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। उनका और नरसिम्हा राव जी का अच्छा रिश्ता था, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठे थे कैबिनेट बनाने के लिए 20 और 21 जून 1991 को। और मैंने ये लिखा है कि अलेक्जेंडर ने ही कहा कि नरसिम्हा राव जी को, पहले आप आईजी पटेल को बुलाइए। जब आईजी पटेल ने ना कहा तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को सब लोग जानते थे, क्योंकि वो वित्त मंत्रालय में रह चुके थे 10 साल के लिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनकी अच्छी छवि थी, लोग इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे वो। तो नरसिम्हा राव जी की पहचान थी, उनको दोनों जानते थे। पर तो ये काफी एक मास्टर स्ट्रोक था, ये मास्टर स्ट्रोक था। अगर वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को बनाते, ठीक है यार, एक और व्यक्ति बना, प्रणब मुखर्जी आए, या और किसी और, नारायण दत्त तिवारी आए, या कोई आए, चिदम्बरम या माधवराव सिंधिया, ये सब ऐसा हलचल नहीं मचता। मनमोहन सिंह जी आए, बिल्कुल ये कहाँ से टपक पड़े, लोग पूछने लगे, तो आधा खेल तो उसी दिन सफल हो गए नरसिम्हा राव कि उन्होंने न केवल भारतवासियों को पर अंतरराष्ट्रीय समुदायों को एक संदेशा भेजा कि ठीक है, मैं प्रधानमंत्री हूं, पर अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए मैंने एक जाने माने अर्थशास्त्री को नियुक्त किया है। तो इसीलिए मैंने उसको एक मास्टर स्ट्रोक कहा है, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था वो। और 5 साल तक रहे मनमोहन सिंह जी, और ये जुगलबंदी थी। और मुझे याद है मनमोहन सिंह जी को एक दिन नरसिम्हा राव जी ने कहा कि अगर जो हम लोग करने वाले हैं, अगर हम सफल होंगे, उसका श्रेय मैं लूंगा, अगर हम इसमें सफल नहीं होंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको दोषी ठहराया जाएगा। वो बड़े कलाकार व्यक्ति थे नरसिम्हा राव, बड़े, वो चाणक्य का बाप थे। तो उनको समझने में आज तक मैं समझ में नहीं आया उनको। ऐसा तो देखा जाए वो बड़े निर्णय लेने से खिसखिसाते थे। उन्होंने एक बार कहा था, not to take a decision is also a decision। पर देखिए, उनमें एक थी कि अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने सब कुछ मनमोहन सिंह जी पर छोड़ा। मुझे कोई समझ में, उन्होंने मुझे कहा एक दिन, मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ, ये वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये मनमोहन सिंह जी जाने, और तुम मनमोहन सिंह जी से बात करते रहो, संपर्क में रहो और मुझे बताते रहो। तो अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने मनमोहन सिंह जी को पूरी जिम्मेदारी दी, और मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा श्रेय उनको जाना चाहिए। क्योंकि अगर राजनीतिक छत्र छाया नहीं होती है, अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है, तो कोई भी वित्त मंत्री सफल नहीं हो सकता। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Vedant Krishnan along with the co-founders of FamPay, Sambhav Jain and Kush Taneja. They discuss financial preparation for teenagers and how to get them started. On the Filter Coffee Podcast, Karthik speaks to Gautam Chintamani, discover his journey as a film historian, documentary filmmaker and political author. On Tere Mere Raste, Keshav explores London City through the famous underground tube. On Say No to Drama, Chetna supplies some fresh New Year reminders to keep in sight and keep in mind. And on Hansvani, hear the story Azrael Ki Pukar. It highlights the gratitude we should have for our parents. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at ivmpodcast.com/YouTube.
And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. वाह, ये तो बहुत बड़ी बात की है। आपने एक शब्द का प्रयोग किया अभी, जो डीवैल्यूएशन, तो उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सुधार में पहला कदम था डीवैल्यूएशन, जो 2 स्टेजेस में लिया गया है, और आपकी किताब में उसका काफी वर्णन भी है, जो मनमोहन सिंह जी ने एक स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने समझाया कि डीवैल्यूएशन क्यों इतनी कोई बुरी बात नहीं होती। तो उसके बारे में बताइए ना, हमारे यहाँ पर डीवैल्यूएशन को इतना नेगेटिव तौर से क्यों देखते हैं? एक्सचेंज रेट इतनी, मतलब ऐसे क्यों देखा जाता है कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया तो मतलब भारत बहुत ही गरीब हो गया? ऐसे एक परसेप्शन है, अक्सर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी आते हैं, आज तक आते हैं लोगों को, कि देखो भारत में $1 $1 के करीब करीब था आजादी के टाइम, अभी देखो कितना कम हो गया। तो ऐसा एक्सचेंज रेट के ऊपर ऐसी धारणाएं क्यों हैं, और 2 स्टेजेस में क्यों लिया गया 1991 में? ये तो, और जैसे जापान में भी, जैसे जापान का इतना कम है, लेकिन उनके दिल में ऐसी कभी फीलिंग नहीं आती है, राइट? उनकी करेंसी जो है, एक लंबा किस्सा है। और अच्छा। मैंने लिखा भी है कि लोग एक्सचेंज रेट को एक प्राइस के माफिक देखते हैं। हाँ, प्राइस की माफिक देखना चाहिए, पर प्राइस के माफिक नहीं देखते हैं, प्राइड की माफिक देखते हैं। तो इसमें कोई प्राइड नहीं है, इसमें प्राइस है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो डिवैल्यूएशन हमें इसलिए करना पड़ा, और 1966 में भी डिवैल्यूएशन जब किया गया, वो कारण एक ही थे कि हमारे निर्यात को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि अगर हमें डॉलर कमाना है तो हमें डॉलर सिर्फ निर्यात से हम कमा पाएंगे। अगर हम निर्यात नहीं करेंगे, और हम निर्यात क्यों करते हैं? हम निर्यात इसलिए करते हैं क्योंकि हम डॉलर हमें मिलेगा और उस डॉलर से हम आयात कर सकते हैं। आयात और निर्यात का संतुलन जो है वो डॉलर से बना रहता है, क्योंकि हमें तेल खरीदना पड़ता है, हमें रासायनिक फर्टिलाइजर, केमिकल, यूरिया खरीदना पड़ता है, कैपिटल गुड्स खरीदने पड़ते थे उस जमाने में, आजकल इतना नहीं है। पर खास तौर से 80% हमारा तेल हम बाहर से खरीदते हैं। तो आयात करने के लिए डॉलर की जरूरत है, और डॉलर हमें सिर्फ निर्यात से मिलेगा। तो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे, मैं समझता हूं सबसे सीधा तरीका ये एक्सचेंज रेट है। ये जापान ने अपनाया था, साउथ कोरिया ने अपनाया था, चीन ने अपनाया था। पर कई लोग ऐसे हैं, और आज भी जैसा कि आपने कहा, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आज क्या $72 है, बहुत हिंदुस्तान बहुत कमजोर हो गया है, वो $20 होना चाहिए। मैं समझता हूं अगर हम $20 बनेंगे तो हम अचानक मर्द नहीं बनेंगे। इसको मर्द बनने की नजरिए से देखना नहीं चाहिए। ये तो एक एक्सचेंज रेट, एक डिमांड और सप्लाई का मामला है। तो ये 2 स्टेज इसीलिए करना पड़ा क्योंकि डिवैल्यूएशन शब्द से सभी लोगों को एक एलर्जी था, और खास तौर से नरसिम्हा जी उस जमाने के व्यक्ति थे जिन्होंने 1966 डिवैल्यूएशन का इतिहास देखा था, और वो नहीं चाहते थे कि पहला कदम, उनका सरकार का पहला कदम कोई कंट्रोवर्शियल कदम हो। और डिवैल्यूएशन की आलोचना हो रही थी लेफ्ट पार्टियों से, बीजेपी से, नेशनल फ्रंट वालों से, मीडिया में, और इसीलिए तो मनमोहन सिंह जी ने यह तरकीब सोचा, और उनके तब रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे सी रंगराजन, जो बाद में गवर्नर बने। तो उन्होंने सोचा कि हम 2 स्टेप करें, पहला कदम हम थोड़ा सा करेंगे और उसका असर देखेंगे, और अगर वो असर अच्छा है, उसका रिएक्शन अच्छा है, हम दूसरा कदम लेंगे। तो ये नरसिम्हा राव जी को पसंद ही नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा ये 2 स्टेप क्यों करना चाहते हैं, एक बारी कर दो, करना है जो करना है। तो मैंने कहा सर ये मनमोहन सिंह जी का एक तरीका है, तो पहले करें और थोड़ा मार्केट को देखें क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या ज्यादा आलोचना हमें सहना पड़ेगा या कोई इसको एक सकारात्मक कदम देखते हैं।
तो पहला डिवैल्यूएशन हुआ 28 जून को और मार्केट का रिएक्शन अच्छा था। तब मनमोहन सिंह जी ने तय किया कि अच्छा 2 दिन बाद हम दूसरा कदम लेंगे, पर नरसिम्हा जी तब भी नाखुश थे और उन्होंने कोशिश की वो दूसरे कदम को रोकने की, पर मनमोहन सिंह जी ने उनको टाल दिया और उन्होंने कहा सर ये हो चुका है, मैंने रिजर्व बैंक को कह दिया है, रिजर्व बैंक ने अनाउंसमेंट कर दिया है, कुछ गोल मोल तरीके से उनको समझा दिया। तो ये 2 स्टेप डिवैल्यूएशन हुआ पहले सरकार के पहले ही 7-8 दिनों में। और मैं समझता हूं कि इसका राजनीतिक असर और महत्व था। ठीक है, इसका आर्थिक असर तो था, पर राजनीतिक असर ये हुआ कि लोग, और न केवल हिंदुस्तान में पर बाहर भी लोग देखने को शुरू किए कि देखिए ये सरकार के पास बहुमत नहीं है और ये बुढ़ा प्रधानमंत्री है 72 साल का, बाईपास सर्जरी हुआ है, इतना दुबला पतला सा प्रधानमंत्री है और ये नया वित्त मंत्री है, अर्थशास्त्री है, पर इन्होंने इतना साहसी कदम उठाया है, एक बार नहीं 2 बार डिवैल्यूएशन किया। तो एक नए नजरिए से भारत को देखने को मिला। सभी संस्थाएं, मार्केट वाले, वर्ल्ड बैंक, IMF, जो इंटरनेशनल मीडिया थी, जो हमारे सरकार बायलैटरल हमारे पार्टनर थे, जापान, USA, इंग्लैंड, जर्मनी, सब सोचने लगे वाह ये कमाल का सरकार है कि पहले ही 8 दिनों में इन्होंने एक बार नहीं 2 बार डिवैल्यूएशन किया। और उद्योग जगत भी खुश थी क्योंकि इसका ये माने था कि निर्यात को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और उसके साथ जो अंकुश लगाए गए थे आयात पर वो हटने लगे। तो पहले सरकार के पहले 10 दिन में 21 जून को प्रधानमंत्री बने और 2 जुलाई के पहले यानी कि 12 दिन के पहले 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ, नई आयात निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति की घोषणा चिदम्बरम साहब ने की जब कॉमर्स मंत्री थे। तो उसका एक मनोवैज्ञानिक असर था। आर्थिक असर तो बाद में देखने को मिला, पर तत्कालीन असर मनोवैज्ञानिक था, राजनीतिक था। और मैं समझता हूं अर्थव्यवस्था को सुधार करने में ये मनोवैज्ञानिक फैक्टर को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सेंटिमेंट जो होता है, जो भावना होती है, एक नकारात्मक भावना थी जब यह सरकार बनी। बहुमत की सरकार नहीं है, बुढ़े लोगों की सरकार है, घिसे पिटे लोगों की सरकार है। और 10 दिन में इन्होंने इन्होंने सबको दिखा दिया कि हम साहसी कदम लेने के लिए हम तैयार हैं और सिर्फ बोलने में नहीं पर करने में। नहीं, आपने जो है मनोवैज्ञानिक बदलाव की बात की, वो जैसे अभी हालिया रॉबर्ट शिलर को नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स नैरेटिव्स के ऊपर कि किस तरीके से नैरेटिव्स जरूरी है अर्थव्यवस्था को बदलने में भी। तो वो नैरेटिव डबल डिवैल्यूएशन से बदला और बाद में नई अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति की घोषणा जुलाई 3 को हुआ और 24 जुलाई 1991 में को नया बजट पेश किया गया जहां नई वित्त नीति फिस्कल पॉलिसी की घोषणा की मनमोहन सिंह जी ने और उसी दिन नई उद्योग नीति की घोषणा भी हुई। तो ये 3 स्तंभ थे, उदारीकरण के 3 स्तंभ थे, नया अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति, नया वित्त नीति और नया उद्योग नीति। और सिर्फ 1 महीने के अंदर इन तीनों स्तंभ देखने को मिले भारत को और बाहर के देशों को भी। और इससे वो मनोवैज्ञानिक असर जो था, जो नैरेटिव था, वो बदल गया, वो नैरेटिव बदल गया। तो इससे जुड़ा एक और सवाल था कि यह कदम जो था सरकार ने लोकसभा में बहुमत साबित करने से पहले लिया था ना, तो ऐसा क्यों जरूरी था उस समय ये करना? ये डिवैल्यूएशन तो पहले था, डिवैल्यूएशन तो पहले ही था और नई जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति थी वो भी बहुमत साबित करने के पहले ली गई, पर बजट और नई उद्योग नीति बाद में आया।
बहुमत साबित हुआ 15 जुलाई को, और बजट पेश किया गया 24 जुलाई को। तो क्योंकि देखिए, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर ये खबर सबको मिल चुका है कि विदेशी मुद्रा का भंडार आपका सिर्फ 5 दिन के आयात के लिए है, आपको सोने गिरवी रखने पड़े। आपको याद होगा 40 टन सोना हमें यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे उनको इंग्लैंड में रखना पड़ा, और उस सोने के आधार पर हमने कुछ ऋण लिया, हमें कुछ सहायता मिली। तो जब सारी जगह दुनिया जानती थी कि हमारे पास डॉलर की कमी है और हमें डॉलर की जरूरत है, क्योंकि हम तेल की आयात करते हैं, हम यूरिया का आयात करते हैं, मशीनरी का आयात करते हैं। हमारे जो आयात है, लिपस्टिक की आयात नहीं होती है, लग्जरी इंपोर्ट नहीं है हमारी जो इंपोर्ट है 80% हमारे एसेंशियल इंपोर्ट होते हैं, जो अनिवार्य इंपोर्ट है। तो इन हालात में मैं समझता हूं जल्द से जल्द कदम लेना बहुत जरूरी था। और मनमोहन सिंह जी ने, मैं समझता हूं मनमोहन सिंह जी की भूमिका जो है एक ऐतिहासिक भूमिका है कि उन्होंने नरसिम्हा राव जी को समझा दिया कि अगर आप पहले दिन में कुछ नहीं करेंगे तो बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ करने को भी रहेगा भी नहीं। तो एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री, जिन्होंने कभी निर्णय लेने से घिसघिसाते थे और जिन्होंने कहा था कि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है, वो निर्णय लेने लगे। और मैं समझता हूँ इन्होंने अपने आप को भी उन्होंने देखा होगा कि एक मौका है, या मैं एक फुटनोट बनूं भारत के इतिहास में, या मैं एक सेपरेट चैप्टर बनूं। या फुटनोट बनूंगा, अगर मैंने कुछ नहीं किया मैं फुटनोट बनूंगा, अगर मैंने मनमोहन सिंह जो कह रहे हैं वो करूं और उस सफलता मिलेगी तो मुझे श्रेय में मुझे मिलेगा। तो ऐसा ये भी हुआ ना। पर इस किस्से में जो है दोनों की वैसे दिखता तो बिल्कुल है कि नरसिम्हा राव जी ज्यादा कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने शायद इसलिए भी एक पॉलिटिकल लाइट वेट को लेकर आए कि उनके ऊपर ब्लेम थोप सके, अगर कुछ गड़बड़ हो गई वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाएंगे शायद। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक नीति भी जिस तरह से करी, उसमें भी उनकी राजनीतिक स्किल भी दिखता है कि जैसे जो डबल डिवैल्यूएशन वगैरह है, वो जो बाद में लोगों ने ऐसा बोला भी है कि मनमोहन सिंह जी अंडर एस्टिमेटेड पॉलिटिशियन है। तो वहां पे ये झलक दिखी आपको? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि उन दिनों मनमोहन सिंह जी राजनीति की डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री की थी। अच्छा, इकोनॉमी का डिपार्टमेंट मनमोहन सिंह जी के पास था। अच्छा, तो ये डिवीजन क्लियर था। हाँ, डिवीजन क्लियर था। और जैसा कि मैंने कहा, ये तो चाणक्य का बाप थे। ये सबको सुनते थे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, सभी पार्टियों से बातचीत की, कुछ बोले नहीं। और जब पार्टी में आलोचना हुई तब वो खड़े होकर उठकर चले गए, कहा कि मुझे अर्जेंट मीटिंग है, मनमोहन सिंह जी जवाब देंगे। अच्छा। तो मनमोहन सिंह जी सब सुनना पड़ा आलोचना। तो वो बड़े कुशल राजनीतिक नेता थे, जैसा कि मैंने कहा वो चाणक्य थे वो। पर उनका डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल ये था कि पॉलिटिकल, आप मुझे कन्विंस करो, आप मुझे विश्वास दिलाओ कि जो आप करने वाले हैं जरूरी है। और देखिए, मनमोहन सिंह जी का अनुभव जो था आर्थिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अभूतपूर्व था। 1970 से कॉमर्स मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, रिजर्व बैंक के गवर्नर, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में, और उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं उठाया गया था, एक कलंक नहीं था। और खास और ईमानदारी के
माने ईमानदारी के मिसाल थे, वो अनुभव के मिसाल थे, कुशलता के मिसाल थे, ईमानदारी के मिसाल थे। और ऐसा देखा जाए कि लोग समझते थे कि ये थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर भी है, ये थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर है। और एक लेफ्ट ऑफ सेंटर व्यक्ति को कहना कि हमें उदारीकरण की जरूरत है, हमें विश्वकरण की जरूरत है, तो जो लेफ्ट ऑफ सेंटर वाले थे वो थोड़ा चुप हो गए। ज्योति बासु चुप हो गए, हरकिशन सिंह सुरजीत चुप हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह चुप हो गए। तो मनमोहन सिंह जी की क्रेडिबिलिटी जो थी, इंटेग्रिटी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस, तो वो एक अभूतपूर्व था। उन पे किसी ने कभी ये आरोप नहीं लगाया कि आप किसी उद्योग की आप तारीफ कर रहे हैं, थे कि अरे आप अमेरिकन एजेंट हो, आप वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता हो या IMF के प्रवक्ता हो, कोई नहीं कह सकता था ना। इसीलिए मैंने कहा एक मास्टर स्ट्रोक था वो। तो अब मैं वापस उस सवाल पे आना चाहता हूँ जहां से हमने शुरुआत की थी, कि संकट में बदलाव आता है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि मतलब संकट शायद एक जरूरी कंडीशन है पर पर्याप्त नहीं है? क्योंकि जैसे कि उस समय पर भी डेब्ट रीशेड्यूलिंग की बात चल रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि अरे इतना बड़ा आर्थिक सुधार क्यों लाना है, सिर्फ डेट को फिर से रीशेड्यूल कर सकते हैं, फिर से हम लोग लोन लेंगे वगैरह वगैरह। तो इस पर आपकी और सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी तब? कई लोगों का मानना था कि हम सोना का इस्तेमाल करें। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमारा सोने का भंडार है, सोना बहुत है हमारे परिवारों में, सोना गिरवी रखें, जैसा कि गोल्ड कंट्रोल बॉन्ड किया गया था जब मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे 1962 के वक्त में, चीन के युद्ध के वक्त में। तब वो गोल्ड ऑप्शन इन्होंने किया, पर वो ज्यादा देर चला नहीं। और कितना हम एक बहुमत की सरकार नहीं थी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी ये। अभी तक विश्वास नहीं था कि ये गवर्नमेंट चलेगी कि नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो मनोवैज्ञानिक नैरेटिव था वो नकारात्मक, अभी तक सकारात्मक नहीं बना था। तब इन हालात में प्रधानमंत्री को कहना कि सोना आप मुझे दें, तो और हमारे देश में सोना तो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना। छोटे छोटे परिवार के पास भी थोड़ा बड़ा सोना रहता है क्योंकि वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। तो वो सोने का आइडिया निकल चुका। कुछ लोगों, लेफ्ट पार्टियों, वामपंथियों का कहना था कि आप डेट रीशेड्यूलिंग करो, क्योंकि इसके पीछे एक कहावत है कि अगर आप किसी से 5,000 रुपया लेते हो ऋण में, तब चिंता आपकी होनी चाहिए, पर जब आप 5 लाख लेते हो किसी से तो चिंता उनकी होनी चाहिए जिसने दिया है लोन। तो ये उनके पीछे ये कहावत है। तो आप डेट रीशेड्यूलिंग करो, कहो कि हम डेट वापस नहीं देंगे, देखा जाएगा, भारत बड़ा देश है, बड़ा मार्केट है। पर मनमोहन सिंह जी ने उसको नहीं स्वीकारा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिए तब तो 70 साल नहीं था, तब तो सिर्फ 40 साल था। 40 साल में हमने कभी नहीं किया है, जो हमने बैंकों से लिया है हम वापस करते हैं। पर हमारे परिवार भी ऐसे ही हैं, ज्यादा जो हम ऋण में लेते हैं हम ऋण वापस करते हैं। कर्जा माफी, ठीक है, आज कर्जा माफी लोग, सरकार, पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं, पर अगर लोग जो लेते हैं कर्जा में वो वापस देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये डेट रीशेड्यूलिंग का मामला भी नहीं सही निकला। तीसरा, कुछ लोग कहते थे, ये प्रधानमंत्री के दोस्त थे, चंद्रास्वामी जैसे लोग थे। चंद्रास्वामी का एक बड़ी भूमिका मैंने अपने किताब में भी लिखा है, रोमांचक भूमिका है। उन्होंने कहा NRI से आप ले लो पैसा, डॉलर NRI वालों से ले लो, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई देने को तैयार है, आप उनसे ले लो, माने ले लेंगे। तो पर देखिए कैपिटल फ्लाइट हो रहा था, रुपी डॉलर के तुलना में गिर रहा था, रुपया गिर रहा था, मूल्य गिर रहा था, अल्पसंख्यक सरकार थी,
अभी तक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक नैरेटिव बना नहीं था, इन हालात में वो सरकार को कहना, और एनआरआई पैसा निकाल रहे थे। सितंबर 1990 से एनआरआई हर महीने 200 मिलियन डॉलर निकाल रहे थे। इन हालात में सरकार को कहना आप वापस लाइए, कौन सही इसको समझेगा, विश्वास कौन रखेगा कि इन सरकार के कहने पर कोई विश्वास नहीं रखेगा। तो गोल्ड नहीं, एनआरआई नहीं, डेट रीशेड्यूलिंग नहीं, तो चौथा यही था, एक ही विकल्प था कि हम जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है आईएमएफ, खास तौर से आईएमएफ, विश्व बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक है, और खास तौर से हम आईएमएफ से हम सहायता लें, और हमने वही की, हमने आईएमएफ से सहायता लिया, और हमने आईएमएफ को कहा ठीक है अभी आप इमीडिएटली सहायता दीजिए, पर हम अगले 6, 7, 8, 9 महीने में ये सुधार हम लाएंगे। पर ये सुधार ऐसा नहीं है कि आईएमएफ वालों ने कहा कि ये सुधार है, ये सुधार हमने ही पिछले 20 साल से हमने तैयार करके रखा था। जैसा कि मैंने कहा, मैंने खुद तैयार किया था 1985 में, मोंटेक सिंह आलूवालिया ने तैयार किया था 1990 में। वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो था वो मोंटेक सिंह आलूवालिया का डॉक्यूमेंट था, जो उन्होंने तैयार किया था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बट वो कर नहीं पाए, मौका सही नहीं था। तो ये जो कार्यक्रम है, जो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है, किसी और ने नहीं दिया हमें, ये हमने ही तैयार किया था, पर हमें ठंडे बक्से में हमने उसको रखा था। पर वो जब वो ठंडा बक्सा गर्म होने लगा, जब विदेशी मुद्रा का भंडार जो है सिर्फ 5 दिन के लिए पर्याप्त हुआ, जब लोग ये मानने लगे कि इंडियन इकोनॉमी बैंकरप्ट है, निर्यात नहीं बढ़ रहा है, कोई हमें सहायता देने को तैयार नहीं है, तब ये ठंडे बक्से से निकालकर हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने रखा और कहा कि हम करेंगे और हमें सहायता दीजिए। तो विश्वास दिलाने में मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास दिलाने के लिए मनमोहन सिंह जी की भूमिका बहुत मैं समझता हूँ बहुत क्रिटिकल था, और कोई नहीं कर सकता था, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता था। बिल्कुल। इसमें एक और चीज जो समझ में आई, जैसे हम सोचते हैं कि ठीक है संकट आया पर ये कुछ इनएविटेबल था, पर जैसा आपने बताया कि काफी खराब बेकार आइडियाज भी थे सामने, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बेकार आइडियाओं की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ा बेकार आइडिया पिछले 70 साल में 8 नवंबर 2016 को आपको सुनने को मिला। सबसे माने मैं कहता हूँ ऐसा कोई आइडिया मान भी नहीं सकता था। बिल्कुल। लेकिन उसमें नरसिम्हा राव जी को मानना पड़ेगा, मतलब फाइनली एंड में आई थिंक हाँ या ना तो उन्हीं की थी और उन्होंने परखा सही। देखिए मैं नरसिम्हा राव जी बड़े विचित्र विद्वान थे, बड़े विद्वान थे, और कई भाषाओं में वो फ्लुएंट थे। और जैसा कि एक बार मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नरसिम्हा राव इज द ओनली मैन हु इज इनडिसाइसिव इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक विचित्र व्यक्ति थे, और उनके दोस्त ज्यादा नहीं थे। लोग उन्नको सम्मान देते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे, और उनके कोई दोस्त नहीं थे। पर उन्होंने साहस दिखाई, उन्होंने संरक्षण दिया मनमोहन सिंह जी को। और देखिए मनमोहन सिंह जी तो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं थे ना, अल्टीमेट अथॉरिटी कैबिनेट था, अल्टीमेट अथॉरिटी प्रधानमंत्री थे। तो जो कुछ कदम मनमोहन सिंह जी ने उठाया वो नरसिम्हा राव जी के अनुमति के बिना नहीं उठा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जुगलबंदी है, ये बिल्कुल जुगलबंदी, बिस्मिल्लाह खान और विलायत खान की जुगलबंदी है, एक सितार और एक शनाई। वाह, क्या तुलना किया आपने। तो अब मैं इस सवाल पे आता हूँ जिस पर
आपने काफी कुछ काम किया था उस वक्त इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग के मुद्दे पर, तो आपने नोट भी लिखा था, आपकी किताब में भी है वो। तो आपके लिखे हुए सुधार पर अमल हुआ क्या पूरी तरीके से? और आपने एक प्रियम्बल लिखा था जो काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जिस तरीके से ये नई उद्योग नीति आई, वो एक सबक सिखाता है कि राजनीति में पैकेजिंग बहुत जरूरी होती है। अच्छा। पैकेजिंग में सब्सटेंस महत्व रखता है, बस जिस तरीके से वो सब्सटेंस को बेचा जाता है वो उतना ही महत्व रखता है। अच्छा। पहली बार ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी गई कैबिनेट को, और कैबिनेट वालों ने कहा भाई ये तो बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है, ये तो नेहरू जी का अपमान है, इंदिरा जी का अपमान है, राजीव गांधी का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा के खिलाफ जाता है, ये आत्मनिर्भरता को खत्म करेगा, सेल्फ रिलायंस को बहुत खतरा होगा, ये नहीं करना चाहिए। लंबी बहस हुई, अर्जुन सिंह, माधव सिंह सोलंकी, बलराम झाकर, और कौन थे, मक्खनलाल फोतेदार, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, सब लोग, सिर्फ 2 लोग थे कैबिनेट में, एक मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम साहब ने इसकी वकालत की, और हमारे प्रधानमंत्री तो गौतम बुद्ध के माफिक बैठ गए थे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो वो सुन रहे थे। तो 3 घंटे 4 घंटे चला, और सभी लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हमारे नेताओं के खिलाफ जो हम प्रेरणा लेते हैं रोज, उन्होंने वो नहीं करेंगे, ये सब उन्होंने कहा। तो 4 घंटे बाद वो वापस लिया गया। तब प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया और कहा भाई कुछ करो। तब उन्होंने कैबिनेट कमेटी का गठन किया, जिसमें चिदम्बरम जी थे, सोलंकी थे, राजेश पायलट थे, सब लोग थे। वहां भी यही राग सुनने को मिला। तब मैंने सोचा क्या करें, ये बड़ी संकट का वक्त है, क्योंकि एक बार तो कैबिनेट में जा चुका है और सब अखबार में छप चुका है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी नहीं दी है। तब प्रधानमंत्री के एक सचिव थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमरनाथ वर्मा ने, उन्होंने मुझको बुलाकर कहा भाई कुछ ना कुछ पंडित का तरीका निकालो। तो मैंने कहा सर सबसे बड़ा पंडित तो प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे क्या कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है कुछ करो। तो मैं गया और तो मैंने कहा क्या करें? तो मैंने 4-5 पन्ने का एक प्रियम्बल लिखा। तो प्रियम्बल पंडित जी से शुरुआत हुई, पंडित जी ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर को क्यों बनाया, पंडित जी के समय में क्या सुधार लाए गए, तब इंदिरा जी के जमाने में क्या किया गया, तब जनता पार्टी के जमाने में क्या हुआ, मोरारजी देसाई के जमाने में, जब राजीव गांधी ने क्या किया। तो इसका मैंने लंबा विवरण दिया, ये हुआ। और मैंने कहा कि जब कोई नई चुनौती आई है तो कांग्रेस पार्टी ने पीछे नहीं हटा है बदलाव लाने में, हालांकि हमेशा रिस्पॉन्सिव रहा है। और अंत में एक लाइन मैंने जोड़ा, और जो वो एक ऐतिहासिक लाइन बना, वो एक लाइन सिर्फ था। तो मैंने कहा इन सम आवर पॉलिसी इज चेंज विथ कॉन्टिन्यूटी। यानी कि हम क्लासिक लाइन है, हाँ, चीजों को बरकरार रखते हैं, पर बरकरार रखते हुए हम परिवर्तन करते हैं। तो ये प्रियम्बल 4 पेज का, 4 पन्ने का प्रियम्बल, और 22 तारीख को कैबिनेट हुई, और क्योंकि 24 को बजट था तो 22 जुलाई को वापस कैबिनेट गया। और आप आश्चर्य होंगे, वही कैबिनेट नोट इसने अर्जुन सिंह, फोतेदार, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, बलराम झाकर, माधव सिंह सोलंकी, ये सब लोगों ने, जाफर शरीफ, सभी लोगों ने जो आलोचना की थी, जब उन्होंने ये 4 पन्ने पढ़े, प्रधानमंत्री ने कहा पहले ये 4 पन्ने पढ़ लो,
तब ये 4 पन्ने पढ़े तो फोतेदार जी ने पहले आवाज उठाई, सेइंग दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, बस उतना ही कहा, दिस इज वेरी गुड। तब अर्जुन सिंह ने कहा हाँ ये कॉन्टेक्स्ट सही है। तो पॉलिसी में एक शब्द बदला नहीं, एक कॉमा बदला नहीं, एक फुल स्टॉप बदला नहीं, एक विराम चिन्ह बदला नहीं, पर ये प्रियम्बल जो था, तो प्रियम्बल से लोग खुश थे, तो ये अप्रूव हो गया और 24 तारीख को इसकी घोषणा हुई। तो ये प्रियम्बल आपका मास्टर स्ट्रोक था? प्रियम्बल हाँ ठीक है, मेरा मास्टर स्ट्रोक नहीं है, पर मैंने, जैसा कि मैंने कहा ना, जब आप किसी परिवर्तन को बेचना चाहते हैं उसका पैकेजिंग बहुत जरूरी है। किस संदर्भ में आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। पहली बार जब कैबिनेट को गया नई उद्योग नीति कैबिनेट नोट, सीधा इंडिया विल डू दिस, इंडिया विल डू दैट, इंडिया विल डू दिस। अरे भाई क्यों कर रहे हो, इसका इतिहास क्या है, क्यों अभी क्यों करना पड़ रहा है, पहले आपने क्या किया। तो हाँ थोड़ा वो प्रियम्बल में इतिहास था, सिर्फ अंग्रेजी शब्द नहीं थे, एक इतिहास था, एक राजनीति थी, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग था कि 1950s के दशक में पब्लिक सेक्टर की जरूरत थी, 1960 में एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन की हमें करना पड़ा, 70s और 80s में हम परिवर्तन लाने लगे, पर हम उसको आगे नहीं ले चल पाए क्योंकि कई मुश्किलात का सामने हमने करना पड़ा। तो 91 में हम क्यों कर रहे हैं। तो ये सब मैं समझता हूँ, ये जो कैबिनेट नोट था, ये कैबिनेट नोट में नहीं था, पर ये प्रियम्बल में था। तो ये एक तरीके से देखा जाए, हाँ ये प्रियम्बल एक ऐतिहासिक 4 पन्ने का प्रियम्बल है। और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा जो जैसे आपने बताया कि जो कैबिनेट की वर्किंग थी उस टाइम पे, जहां कन्विंस करना पड़ा अलग अलग लोगों को। ये मैंने ये किताब में नहीं लिखा क्योंकि मैं किताब में मैं अपनी बिगुल नहीं बजाना नहीं चाहता था। मैंने ज्यादातर ये किताब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के बारे में था, मेरे बारे में नहीं था। पर मुझे आज भी याद है कि जब ये कैबिनेट का अप्रूवल आया इस नई उद्योग नीति का, तो जो अमरनाथ वर्मा जी थे, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, जो प्रधान सचिव थे, उन्होंने कहा पंडित जी आपने कमाल कर दिया, पंडित जी आपने कमाल कर दिया। और मनमोहन सिंह जी ने मैंने कहा मुझे, ही सेड वेल डन जयराम। तो ठीक है, तो वो सब मैंने किताब में लिखा नहीं। मैं ये अब जो 1992 में रिफॉर्म हुआ, पर उसके बाद आपने किताब में भी लिखा है कि कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं हुई, और आज भी हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल रिफॉर्म्स की बात कर ही रहे हैं। तो जैसे आपने लिखा है रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो कि हटा नहीं। तो क्या ऐसी चीजें थी जो नहीं बदल पाई और क्यों नहीं बदल पाई आपके हिसाब से? ऐसे तो देखा जाए शुरुआत तो 91 में हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलाव लाया गया, ट्रेड पॉलिसी में बदलाव लाया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाया गया, डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो हम आज हम निजीकरण की बात कर रहे हैं। 91 में तो हमने निजीकरण की बात नहीं की, आज तो हम निजीकरण की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, बट फिर भी ये 30 साल में ये बदलाव तो आया है ना। आज हम सिर्फ विनिवेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम निजीकरण की बात कर रहे हैं। तो सुधार तो नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री, नहीं, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री, गुजराल प्रधानमंत्री, वाजपेयी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और सभी प्रधानमंत्री ने उसी रास्ते पर चले जो 1991 के बजट में पेश किया गया था। हालांकि रास्ते में रफ्तार अलग अलग सरकारों की अलग अलग रहा है, पर रास्ता बदला नहीं है, रास्ता एक ही रहा है। किसी ने यू टर्न नहीं किया,
नरेंद्र मोदी ने भी यू टर्न नहीं किया। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मैं उसी रिफॉर्म के रास्ते में और तेजी से एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रोड बदल रहा हूँ। हाँ, हालांकि उन्होंने कहा ये हाईवे को मैं एक्सप्रेसवे में बदल रहा हूँ, वो तो उन्होंने कहा होगा, नहीं कहा होगा कि, पर वो भी वो कहना चाहते हैं। तो ये कंटिन्यूटी रहा है पिछले 30 सालों में और बहुत बदलाव आए हैं। लेबर मार्केट में अभी बदलाव लाया गया है, आपने देखा होगा, लेबर कोड आए हैं। लैंड पॉलिसी 2013 में जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, वो 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट का बदलाव हम लाए थे। तो हाँ, काफी बदलाव आया। बिल्कुल ठीक है। तो अब अंत में मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जो आप इतिहासकार के पर्सपेक्टिव जो है आपका, उस पर ये सवाल है। तो अक्सर इतिहासकार ये सोचते हैं ना, हालात या इंसान, किसका ज्यादा महत्व था इतना बड़ा बदलाव लाने में। तो 1992 रिफॉर्म्स के नजरिए से आप क्या देखते हैं, हालात की वजह से हुआ बदलाव या इंसान जो आप सब लोग इन्वॉल्व थे उसकी वजह से? हालात मौका उत्पादन होता है हालात की वजह से, और वो इंसान पर निर्भर होता है कि वो किस तरीके से वो मौके का इस्तेमाल करे। लाल बहादुर शास्त्री भी एक मौके का उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि वो अमर हो गए, जय जवान जय किसान कहकर वो अमर रह गए। ऐसे ही हालात ऐसे थे, पर जिस हालात में नरसिम्हा जी ने राजनीतिक कुशलता दिखाई और मनमोहन सिंह जी ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने जो कर दिखाया, मैं समझता हूं और कोई नहीं कर दिखा सकता था। तो हाँ, ये तो बहुत पुराना डिबेट है। ये तो टॉल्स्टॉय वर्सेस कार्लाइल डिबेट है। लियो टॉल्स्टॉय मानते थे कि ओनली सर्कमस्टांसेस इनएविटेबल, और थॉमस कार्लाइल का मानना था ग्रेट मैन क्रिएट हिस्ट्री, नेपोलियन। तो मेरा ये मानना है, और मेरी किताब में भी मैंने लिखा है, 50-50 है। मेरा ये 50-50 है कि देखिए, गौतम बुद्ध का मिसाल लीजिए। गौतम बुद्ध के जमाने में और भी महान व्यक्ति थे, वर्धमान महावीर थे, मक्काली गोसाला थे, संजय बेलीपुत्रा थे, 6-7 ऐसे विचारधारा थे, पर अंत में गौतम बुद्ध बने ना। तो हालात को बदलने में, हालात के मौका का फायदा उठाने में इंसान का बड़ा भूमिका होती है। तो आप इंसान ये नहीं कह सकते कि जो कोई आएगा वो कर देगा, नहीं। मैं समझता हूँ मौका का इस्तेमाल करना और एक दिशा देना वो व्यक्ति पर निर्भर होता है। वाह, बहुत मजा आया जयराम जी आपसे इन विषयों पर बात करके। तो मैं अपने सब श्रोताओं को यही कहूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे जो भी आप पॉलिटिक्स या पब्लिक पॉलिसी के अगर स्टूडेंट है या और समझना चाहते हैं, तो इस किताब में बहुत सारे ऐसे सीख है। मैंने पर्सनली, मुझे बहुत मदद हुई है इस कवर किताब दिखाया है नहीं? हाँ, कवर मैं तो किंडल पे पढ़ रहा हूँ। हाँ जरूर, किंडल पे दिखा दे। हाँ, ये देखिए। हाँ, ये रही ना, ये कवर है। हाँ। और इसके पीछे एक कार्टून है, आर.के. लक्ष्मण का कार्टून। हाँ। और ये है नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह एक कमरे के बाहर निकल रहे हैं, IMF के ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, और नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी को, if anyone asks, just say nobody twisted our arms,
we twisted them ourselves. हाँ हाँ हाँ, जिसमें उनके हाथ मुड़े हुए हैं। ये बहुत फेमस उस जमाने का कार्टून है। बहुत मशहूर कार्टून था कि आप अगर आप लोग पूछेंगे कि किसने बाह मरोड़ी, आपको ट्विस्ट किया, तो कहिए आपने नहीं, हम लोग है नहीं, हम लोग खुद करके लाए अपनी बाह मरोड़ के। खतरा पैदा करने की जिम्मेदारी हमारी है और खतरे से बचने की जिम्मेदारी भी हमारी है। नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, थैंक यू, बहुत मजा आया। ये कब आएगा? IVM